नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 13 पेड़ की बात। तो पहले तो हम लोग इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको इसी वीडियो में लिखित में यानी कि रिटर्न में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस मिलते रहें। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? तो दोस्तों, पाठ की शुरुआत में एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है आप सभी से। और वो प्रश्न ये है कि क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बताओ दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी कोई बीज बोया है? अगर आप लोगों ने कभी कोई बीज नहीं बोया तो एक काम करना, ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होती है आप लोग फटाफट अपने घर में आपको जो भी बीज मिलता है उसको लो और किसी अच्छी जगह पे उसको बो दो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। ये हमारी बहुत सहायता देते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों से जो भोजन मिलता है उसको हम लोग खाते हैं, इनसे जो हवा मिलती है उसमें हम लोग सांस लेते हैं। तो एक तरीके से अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जीवन भी असंभव है, पृथ्वी पर जीवन भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इसीलिए पेड़ पौधों की देखभाल करना, नए पेड़ पौधे लगाना, ये हमारा एक तरीके से कर्तव्य बनता है। क्यों? क्योंकि भाई पेड़ पौधे ही हमको एक तरीके से जीवित रहने में सहायता दे रहे हैं। तो हम पेड़ पौधों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके ही और कुछ साथियों को लगा दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरा एक सफ़र होता है एक बीज का पेड़ बनने में, ये बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही कमाल का, बहुत ही मज़ेदार होता है कि कैसे जो बीज है वो अंकुरित होता है, कैसे वो छोटा सा पौधा बनता है, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होकर एक शक्तिशाली वृक्ष में बदल जाता है। आइए अब हम इसी सफ़र को यहाँ आगे जानेंगे। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई एक बीज है जो कि बहुत दिनों तक मिट्टी के अंदर दबा रहा। तो ये जो बीज है ये बहुत दिनों तक मिट्टी के अंदर पड़ा तो रहा, लेकिन ये पौधा क्यों नहीं बना, ये अंकुरित क्यों नहीं हुआ? देखो दोस्तों, किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तो मिट्टी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, मिट्टी में नमी, पानी होना चाहिए। तीसरी चीज़, जो मिट्टी है उसका तापमान थोड़ा सही होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, ठीक है ना। तभी जो मेरा बीज है वो अंकुरित होगा, वो पौधे में बदलेगा। और अगर बीज मेरा अंकुरित नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है, तो फिर ये बीज या फिर तो सड़ जाएगा, या फिर तो इसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, या फिर तो इसे कोई चिड़िया खा जाएगी। नहीं तो कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही लंबे समय तक बिना अंकुरित रहे भी सही रह सकते हैं। तो अगर जो बीज है वो इनमें से कोई बीज रहा तो वो
कुछ समय तक तो सही बना रहेगा। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है कि जो बीज है वो मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक दबा रहा। इसी तरीके से महीने बीत गए, महीने दर महीने मतलब महीनों बीतते गए। सर्दी का यानी ठंड का मौसम आया, चला गया। उसके बाद में वसंत का मौसम आया, चला गया। और फिर शुरुआत हुई किसकी? वर्षा की, बारिश की। वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई है और 2-1 दिन क्या गिरा? पानी गिरा, यानी कि बारिश हुई। अब बीज को और मिट्टी के नीचे छिपे रहने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मिट्टी के अंदर तो वो था, मतलब मिट्टी मौजूद थी। बारिश से अब उसको पानी भी मिल गया और भाई तापमान भी सही। तो अब बीज के अंकुरित होने का समय आ गया। तो अब क्या है, जो बीज है वो अंकुरित हो गया, मतलब वो उस बीज में से नन्हे सा क्या निकल आया? पौधा निकल आया। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, मानो कोई बाहर से बच्चे को बुला रहा है। अब यहाँ पे बच्चा किसको कह रहे हैं? देखो, अगर आप साइंस में अभी आप जब आगे बीज के बारे में और पढ़ोगे, सीड के बारे में और पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि बीज के अंदर क्या होता है? एक बेबी प्लांट होता है। क्या होता है? एक बेबी प्लांट, एक नन्हा सा बहुत छोटा सा क्या होता है? पौधा होता है। और जब बीज को सही मात्रा में सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये जो पौधा है ये बीज के अंदर से बाहर आ जाता है। तो इसमें भी यही कह रहे हैं कि भाई अब मानो किसी ने शिशु को यानी कि छोटे से पौधे को बाहर से आवाज़ दी हो। क्या आवाज़ दी हो? कि अब और सोई मत रहो, अब बीज के अंदर और मत रहो, अब ऊपर उठ आओ, अब बीज से बाहर ऊपर आ जाओ और सूरज की रोशनी को आकर देखो। मतलब अब धरती से बाहर आके पौधे बन जाओ। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे बीज का ढक्कन, बीज का ढक्कन, कोई ढक्कन नहीं होता है बीज के ऊपर। ये जो बीज के ऊपर जो बीज का खोल होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो बीज का ये खोल था ये क्या है? फट गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला और 2 सुकोमल यानी 2 बहुत ही नाजुक, 2 बहुत ही कोमल पत्तियों के साथ में जो अंकुर है वो बाहर आया। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या कह रहे हैं कि भाई अंकुर का एक अंश यानी अंकुर का एक हिस्सा नीचे मिट्टी में गया और वहाँ जाकर मजबूती से गड़ गया और दूसरा हिस्सा मिट्टी को भेदता हुआ यानी मिट्टी को चीरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। क्या कह रहे हैं कि क्या आपने किसी अंकुर को उठते देखा है? मतलब क्या आपने किसी अंकुर को मिट्टी चीरकर ऊपर निकलते देखा है? इसको देखने से ऐसा लगता है कि मानो कोई शिशु है, मतलब मानो कोई बच्चा है जो कि अपने सिर को पहली बार उठाकर इस दुनिया को, इस नई दुनिया को आश्चर्य के साथ देख रहा हो कि अरे ये कैसी दुनिया है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें कि भाई जब अंकुर निकलता है तो अंकुर के 2 हिस्से हो जाते हैं, मतलब एक ही में जुड़ा रहता है, लेकिन अंकुर को 2 हिस्सों में हम क्या करते हैं? समझने के लिए बांटते हैं, ठीक है। एक हिस्सा जो है वो मिट्टी में अंदर की तरफ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं जड़, और जो दूसरा हिस्सा मिट्टी को भेदता हुआ, मिट्टी को चीरता हुआ ऊपर की ओर उठता है उसको हम लोग कहते हैं उसका तना, ठीक है। जड़ और तना ये आपको हर पेड़ पौधे में मिलेगा। सभी पेड़ पौधे में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। यही कह रहे कि भाई आपको हर पेड़ पौधे के अंदर जड़ व तना ये दोनों भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही
जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। क्या कहना है कि ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, ये एक बहुत ही हैरानी की बात है कि आप पेड़ पौधों को कैसे भी रख लीजिए, इसकी जो जड़ है वो हमेशा नीचे की ओर जाएगी और जो तना है वो हमेशा ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। क्या कह रहे कि भाई एक गमला है, उसमें एक पौधा है। एक परीक्षण करने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ दिनों तक इस गमले को उल्टा लटका दिया गया। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर। क्या कह रहे कि जो पौधे का सिर है यानी कि जो तना है वो नीचे की तरफ लटका दिया गया और जो जड़ है उस वाले हिस्से को ऊपर की तरफ कर दिया गया। 2-1 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी यह सब भेद मालूम हो गया हो। अब क्या कह रहे हैं कि 2-1 दिन बाद जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, लेखक जो हैं, ये कह रहे हैं कि ये क्या देख रहे हैं कि मानो पौधे को पता चल गया कि उसको उल्टा लटकाया गया है। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उड़ आई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। क्या कह रहा है कि भाई इन्होंने गमले को उल्टा करके लटकाया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, तो देखा कि भाई कुछ दिनों बाद जो इसकी पत्तियां और जो डालियां हैं वो टेढ़ी हो गई, ठीक है, और टेढ़ी होकर ऊपर की ओर आ गई और जो जड़ है वो नीचे की ओर लटक गई। जैसे कि मान लो ये मेरा ऐसे गमला है, ठीक है, इस तरीके का ये मेरा क्या है, गमला है, ठीक। ये नीचे अंदर क्या होंगी, जड़ें होंगी ऐसे, और ऊपर मेरा पत्ती वत्ती तना जो भी है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही इसको ऐसे लटका दिया तो कुछ देर बाद ये देखते हैं कि जो पत्तियां हैं वो क्या हो रही हैं, जो डंडियां हैं वो क्या हो रही हैं, वो ऐसे टेढ़ी हो रही हैं और ऊपर की ओर उठ रही हैं, ठीक है। जबकि जो जड़ें थी इसकी वो क्या हो गई, वो सब नीचे की ओर ऐसे लटकने लग गई, निकल कर, ठीक है ना। तो इसी की बात कर रहे हैं कि जो पेड़ जो पौधे थे इनको ये भेद पता चल गया कि भाई इनको उल्टा लटकाया जा रहा है, ठीक है, और जो जड़ जैसे बढ़ती है वैसे नीचे की तरफ बढ़ गई, मतलब उल्टी लटक गई, और जो डंडियां हैं वो टेढ़ी होकर ऊपर की ओर निकल गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी। क्या कह रहे कि भाई तुमने यानी आप लोगों ने कई बार मूली काट कर बोई होगी। तो भाई मैंने तो नहीं बोई है मूली काट कर, सही बताऊं तो ईमानदारी से। देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। क्या कह रहा है कि भाई आप जब मूली काट कर उसको बोगे तो ये देखो कि जो फूल पत्ते जो कुछ भी हैं वो किधर है, नीचे की तरफ है, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप देखोगे तो ये कहाँ उठाए होंगे, ऊपर की तरफ उठाए होंगे। मतलब यहाँ पे इनका क्या है, यहाँ पे इनका ये सब उदाहरण देने का, पूरा परीक्षण दिखाने का इनका ये मतलब है इन सब से कि जो जड़ें होती हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं और जो तना होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ आता है। हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। हमारे क्या होते हैं, दांत होते हैं। कठोर चीज़ यानी कि कोई भी मजबूत चीज़ को चबा सकते हैं, अच्छे से नोच के खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत होते हैं, नहीं होते हैं, और निकलते भी हैं तो बहुत ही क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इसलिए शुरुआत में उनको क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते, पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते। कभी देखे पेड़ पौधों के दांत? नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि होते ही नहीं। इसीलिए वे केवल तरल या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो तरल द्रव्य, वो किससे, तरल द्रव्य मतलब वो लिक्विड से, द्रव्य से और वायु से यानी कि हवा से भोजन को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं।
पेड़ पौधों की जो जड़ होती है वो माटी से क्या सोखती है, माटी के अंदर यानी मिट्टी के अंदर मौजूद जो पानी है, जो भी रस है उसको सोखती है। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। क्या कह रहा है कि भाई आप चीनी कभी लो और उसको पानी में डालो तो कुछ देर बाद क्या देखोगे कि जो चीनी है वो पानी में गल गई। ऐसे ही जब हम लोग गमलों में या फिर कहीं पर पानी डालते हैं तो उससे मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, पानी में गल जाते हैं। और फिर जब जो पेड़ की जड़ें हैं, पौधों की जड़ें हैं, जब वो इस पानी को खींचती हैं तो वो इस पानी के साथ साथ इसमें जो घुले हुए पोषक तत्व हैं उसको भी क्या करते हैं, खींच लेते हैं। पेड़ पौधे वो ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वही ये जो द्रव्य हैं इनको क्या करते हैं, सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। क्या कह रहे हैं कि अगर जड़ों को पानी नहीं मिलता तो इससे पेड़ का भोजन बंद हो जाएगा। भाई अगर पेड़ को पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ कभी सही रह पाता है, बताओ। आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, एकदम सूखी सूखी मिट्टी होगी और उसके ऊपर एकदम सूखा हुआ पेड़ लगा होगा। तो वो क्यों सूख गया, क्योंकि मिट्टी में किसी ने पानी नहीं डाला और पेड़ को पानी नहीं मिला तो वो बेचारा सूख गया एकदम। ठीक है, अब क्या वो पेड़ दोबारा से हरा हो सकता है? अब वो दोबारा से हरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब पेड़ मर चुका है। ठीक है, तो पेड़ों के लिए पानी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और जो पानी है वो पेड़ अपनी जड़ों के सहायता से सोखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। क्या कह रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्म पदार्थ यानी छोटे छोटे पदार्थों को जो कि हमारी आंखों से हमको नहीं दिखते उनको हम साफ तौर पर देख पाते हैं। अगर हम इसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से पेड़ की डाल को और इसकी जड़ों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसकी डाल और जड़ों में क्या है, छोटे छोटे बहुत से क्या है, छिद्र हैं, बहुत से नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। क्या कह रहे हैं कि इन सभी नलों के द्वारा ही मिट्टी से जो भी पानी या जो भी रस है वो पेड़ के शरीर में जाता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो हवा से भी आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से पत्तों को देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से मुंह प्रकार के छेद होते हैं। इनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अभी जब आप लोग साइंस पढ़ोगे तो साइंस में आप इस चीज को और ध्यान से देखोगे। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी के जरिए यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं कि ये जो बहुत सारे छोटे छोटे हमको मुंह दिख रहे हैं इन पे बहुत सारे क्या है, होंठ हैं। ठीक है, असल में ये जो होंठ होते हैं, मतलब होंठ जैसा जो हमको दिखता है, ये उसके होंठ नहीं होते हैं, इनमें क्या पानी भरा होता है। ठीक है, जब भी पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है कि भाई पत्तों की यही जो छोटे छोटे छेद हैं स्टोमेटा वाले, इसमें पानी भर देता है जिससे कि ये छेद खुल जाते हैं। अच्छे से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण की वो पत्तों के अंदर क्या होती है, आ जाती है। और जैसे ही ज़रूरत पूरी हो जाती है ये जो पानी है ये इन छोटे छोटे मुंहों से क्या होता है, निकल जाता है भाप के रूप में और ये जो छेद हैं ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये हालांकि दिखते तो होंठ जैसे होते हैं लेकिन इनका काम थोड़ा सा अलग होता है। अभी जब हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और भी अच्छे से देखेंगे। जब आहार करने की ज़रूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं।
क्या कह रहे हैं कि जब आहार की ज़रूरत नहीं होती है तो ये जो होंठ हैं ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक, कैसे होते हैं? जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाकृत वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के दौरान एक हानिकारक वायु हमसे बाहर निकलती है, जिसको हम लोग हिंदी में अंगारक और अंग्रेजी में कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ये जो सांस है जब हम लोग छोड़ते हैं तब उसमें ये निकलती है। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिन में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर ये जहरीली हवा यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अंगारक है, अगर ये पृथ्वी में ही इकट्ठी होती रहे तो इसके वजह से जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो क्या है, कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए, क्या कह रहे हैं कि जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। क्या कह रहे हैं कि ज़रा भगवान का चमत्कार तो देखिए कि जो गैस जीव जंतुओं के लिए जहरीली होती है, जो गैस जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है, पेड़ पौधे उसी गैस का क्या करते हैं, सेवन करके उसको पूरी तरीके से शुद्ध कर देते हैं, पूरी तरीके से हमारे इस्तेमाल के लिए अच्छा कर देते हैं, साफ कर देते हैं। पेड़ों के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से आंगर निःशेष कर डालते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जब सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है तो सूरज की जो ये रोशनी है उससे मिली ऊर्जा की सहायता से ये जो पेड़ हैं ये अंगारक वायु जो कि इन्होंने अंदर ली है उसमें से अंगार को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, उसका इस्तेमाल कर डालते हैं। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जब पेड़ों पर सूरज की किरण यानी कि सनलाइट जब पड़ती है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो जो पेड़ हैं उन्होंने अपने अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ली होती है उसका ये क्या करते हैं, इस्तेमाल कर डालते हैं, उससे ये अपना भोजन बना लेते हैं और ऑक्सीजन को जो ये भोजन बनाते हैं तो इस दौरान ऑक्सीजन बचती है जो कि हमारे इस्तेमाल के लिए बहुत ही बहुमूल्य गैस होती है, उसको ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश कर उसका संवर्धन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई यही जो अंगार है यानी कि यही जो कार्बन है ये क्या करता है, पेड़ों के शरीर में, वृक्षों के शरीर में प्रवेश करके संवर्धन यानी कि उसी से उनकी जो कह सकते हो एक तरीके से भूख है वो मिटती है, जो भी उनकी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो इसी खाने से जो कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की किरणों की मदद से बनाया है, इसी से पूरी होती है। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं। पेड़ पौधों को किसकी ज़रूरत होती है, प्रकाश की। किसके प्रकाश की, सूरज के प्रकाश की। प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते और अगर इनको प्रकाश नहीं मिलता है, रोशनी नहीं मिलती है तो ये बच नहीं पाएंगे। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए और पेड़ पौधों की ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि कैसे भी करके इनको थोड़ा सा क्या मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखें तब देखेंगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। अगर खिड़की के पास में कोई गमला रखते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो डालियां और जो पत्तियां हैं इस पौधे की वो प्रकाश की तरफ बढ़ रही हैं, मतलब खिड़की की तरफ बढ़ने लगेंगी।
वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। क्या कह रहा है कि भाई जब आप वन में यानी घने हुए जहाँ पे जंगल टाइप के होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष होते हैं, जब आप कहीं ऐसी जगह जाओगे तब आपको पता लगेगा कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये कैसे इस एक प्रकार से इस दौड़ में लगे रहते हैं कि पहले किसको सूरज की रोशनी मिल जाए। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। जो बेल होती हैं, जो लताएं होती हैं, वो अगर छाया में ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो उन्हें रोशनी नहीं मिलेगी, प्रकाश, सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगी। इसीलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। इसीलिए वो पेड़ों से लिपट कर, मतलब कैसे भी करके पेड़ों से लिपटा कर ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करती हैं, जिससे कि उनको सूर्य का प्रकाश मिल सके। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल्य मंत्र है। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रकाश है यानी कि जो रोशनी है वही जीवन का क्या है, मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। सूर्य किरण का जो स्पर्श है, जो सूर्य किरण है जब पेड़ पे पड़ती है तो इसके पड़ने से ही जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो कैसा होता है, पल्लवित होता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि जो उसका जीवन है वो पूर्ण होता है। पेड़ पौधों के रेसे रेसे में सूरज की किरणें आवृत हैं। क्या कह रहा है कि पेड़ पौधों के रेसे रेसे में यानी कि पेड़ पौधों के कण कण में सूरज की जो किरणें हैं वो बसी होती हैं। ईंधन के जलने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। क्या कह रहे हैं कि भाई ईंधन के जलने पर, यहाँ पे ईंधन में किसकी बात हो रही है, पेड़ों की लकड़ी की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब आप पेड़ों की लकड़ी को जलाते हो, पेड़ों की पत्तियों को जलाते हो, तो इनके जलने पे जो आपको रोशनी मिल रही है, जो आपको गर्मी मिल रही है, वो पेड़ों की ही ऊर्जा है। देखो, पेड़ जो है वो किसकी ऊर्जा से पला बड़ा है, सूरज की रोशनी से। ठीक है, तो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई आप जब इनको जलाओगे तो इसमें से आपको जो गर्मी और जो ताप मिल रहा है, जो आपको रोशनी मिल रही है, वो क्या हुई, वो एक तरीके से सूरज की ही ऊर्जा हुई। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। जो पेड़ पौधे और जो हरियाली है ये प्रकाश हथियाने के, क्यों हथिया रहे हैं भाई प्रकाश, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक तरीके से प्रकाश हथियाने के क्या है, जाल हैं। क्यों, क्योंकि देखो पेड़ पौधे बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, जो ये हरियाली है बहुत ही ऊंची ऊंची होती है और इनके नीचे क्या सूरज की किरणें आती नहीं आती ना, तो ये एक तरीके से एक जाल का काम करते हैं और ऊपर ही रोशनी को, जो सूरज की रोशनी है, उसको रोक लेते हैं। पशु, डांगर, पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अन्य प्राणों का निर्वाह करते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो पशु और ये डांगर यानी कि पशु पक्षी, जो ये सारे जानवर हैं, ये क्या करते हैं, ये इसी हरियाली को, पेड़ पौधों को खाते हैं और अपने प्राणों का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। यानी कि इनके जो प्राण हैं वो पेड़ पौधों को खाकर ही जीवित हैं, मतलब इनके जो प्राण हैं वो पेड़ पौधों को खाकर ही बचे हुए हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं खाएंगे तो भूख के मारे सब मर जाएंगे। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इस तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। क्या कह रहे हैं कि भाई पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, जो सूर्य का प्रकाश मौजूद है, वो इस प्रकार से जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई अनाज और सब्जी को अगर हम नहीं खाते हैं तो क्या हम बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो अगर एक प्रकार से हम सोचें तो हम भी कहीं ना कहीं प्रकाश यानी कि जो सूरज की किरणें हैं, जो सूरज की रोशनी है, उसी की खुराक कर रहे हैं, मतलब उसी को खा रहे हैं। क्योंकि देखो
हम लोग खा रहे हैं पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे कैसे पले बढ़े? सूरज की रोशनी में, ठीक है। मतलब पेड़ पौधों ने क्या खाया? सूरज की रोशनी को। वैसे खाया नहीं, लेकिन एक तरीके से समझ सकते हो। पेड़ पौधों ने क्या खाया? सूरज की रोशनी को। हमने क्या खाया? पेड़ पौधे खाए। तो एक तरीके से हम सूरज की रोशनी खा रहे कि नहीं खा रहे? यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं ये। कोई कोई पेड़ एक वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि एक ही साल तक जिंदा रह पाते हैं, फिर ये मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई सभी जो पेड़ होते हैं वो मरने से पहले क्या कोशिश करते हैं? संतान छोड़ने की कोशिश करते हैं। अब क्या पेड़ संतान छोड़ सकता है? क्या जो पेड़ है क्या उसके बच्चे हो सकते हैं? जवाब है नहीं और हाँ, हो सकते हैं, लेकिन उस प्रकार से नहीं जैसे मनुष्यों के और बाकी जानवरों के होते हैं। पेड़ पौधों की संतानें क्या होती हैं? बीज होते हैं, जिनसे कि मतलब जिनको कि हम लोग बोते हैं और नया पेड़ उगता है, ठीक है। तो पेड़ पौधों की संतानें क्या हैं? बीज हैं। बीज ही उनकी संतान है, यही लिखा हुआ है। बीज की सुरक्षा व सारा संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। क्या कह रहे हैं कि बीज सुरक्षित रहे और बीज का ध्यान रखा जा सके, इसके लिए जो पेड़ हैं वो फूलों की पंखुड़ियाँ का एक छोटा सा घर बनाते हैं जिसमें कि बीज खुशी खुशी रह सके, ठीक है। जो बीज होता है वो कहाँ से निकलता है? फूलों से निकलता है, या फिर तो जो बीज होता है वो फूल के अंदर मतलब फूल से जो फल बनता है उसमें होता है कि नहीं? तो यही कह रहे हैं कि भाई बीज के रहने के लिए जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं? फूल की पंखुड़ियों का एक घर तैयार करते हैं। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। फूलों से ढकने पर मतलब जो खूब सारे फूल आते हैं वृक्ष पर, तो वृक्ष कितना सुंदर दिखाई देता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। देखने से ऐसा लगता है कि मानो पेड़ जो है वो फूलों के बहाने खुद ही हंस रहा हो, खुद ही उसको खुशी हो अपने बीज आने की। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? कह रहे कि फूल की तरह और क्या सुंदर चीज होती है? जरा सोचो तो, पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व वर्षाकृत वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। क्या कह रहे कि जरा सोचो, पेड़ पौधों से सुंदर क्या हो सकता है? सॉरी, फूलों से सुंदर क्या हो सकता है? जरा सोचिए कि जो फूल हैं इनसे सुंदर क्या हो सकता है? जो पेड़ पौधे हैं किस में लगे होते हैं? गंदी मिट्टी में लगे होते हैं। आहार के लिए किसको लेते हैं? जो हमारी हानिकारक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेते हैं। मतलब गंदगी में लगे हैं, मिट्टी में लगे हैं और जो जहरीली गैस है उसको ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फूल जैसी सुंदर चीज़ें किस पे आती हैं? पेड़ों पर ही आती हैं। मतलब देख सकते हो कि उनका आहार क्या है? जहरीली गैस। कहाँ लगे हैं? मिट्टी में, गंदगी में, लेकिन उसके बावजूद उनके फूल कितने सुंदर होते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर की। क्या कह रहे कि आपने कहानी तो शायद सुनी हो, किसकी? स्पर्श मणि, जिसको कि हम लोग पारस मणि कहते हैं, पारस पत्थर कहते हैं, उसकी, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। इसको मतलब इसको छुआते ही जो लोहा है वो किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है सोने में। मेरे विचार से माँ की ममता ही वहाँ मणि है। लेखक क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से तो माता की जो ममता होती है, माता का जो प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति, यही वो मणि है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। संतान पर जैसे ही स्नेह न्यौछावर मतलब जो माताएं हैं वो क्या करती हैं? अपने संतान पर खूब स्नेह न्यौछावर करती हैं, उनका खूब लालन पालन करती हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि भाई पेड़ों जो पेड़ हैं वो अपना प्रेम कैसे दिखा रहे हैं? वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं फूलों को खिलाकर। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व आंगर के फूल बन जाते हैं।
ममता का स्पर्श पाते ही, मतलब जो मातृ प्रेम है इसका स्पर्श पाते ही, मानो जो माटी है, मानो जो गंदी मिट्टी है, जो ये जहरीली गैस है, ये किस में बदल जा रही है, ये सुंदर सुंदर फूलों में बदल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीवन का बहुत ही अच्छा संदेश दिया हुआ है कि भाई पेड़ पौधे गंदगी में होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जो है हमारे लिए जो जहरीली गैस होती है उसको लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमको क्या देते हैं बदले में, वो हमको देते हैं सुंदर सुंदर फूल। हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, और साथ ही में देखो जिस प्रकार से माता का जो प्रेम है वो हमारे जीवन को बदलता है, वैसे ही यहाँ पर भी पेड़ की जो ममता है वो इस विषैली गैस और गंदी मिट्टी को किस में बदल दे रहा है, सुंदर सुंदर फूलों में बदल दे रहा है। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। क्या कह रहे हैं कि भाई पेड़ों पर जब हम फूल देखते हैं मुस्कुराते हुए, जब हमें इतने सारे फूल दिखते हैं पेड़ों पर, तो हमको कितना अच्छा लगता है। भाई कहीं आप जाओ, ठीक है, कोई पेड़ है जो कि फूलों से लदा हुआ है, कितना अच्छा, मन को कितनी शांति मिलेगी देखकर, कितना बेहतर महसूस होगा। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते, शायद पेड़ों को भी कम खुशी नहीं होती होगी। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। जब खुशी का कोई मौका होता है तो हम अपने परिजन यानी कि रिश्तेदारों को बुलाते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधुओं को बुलाते हैं। उसी प्रकार जब क्या छाता है, जब फूलों की बहार आती है, जब पेड़ पौधों पर फूल लदाते हैं खूब सारे, तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी किसको बुलाते हैं, अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को। स्नेह स्थिक वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। और प्रेम भरी वाणी से ये पुकारते हैं कि कहाँ हो मेरे भाई, कहाँ हो मेरे भाइयों, आज मेरे घर को आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसीलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। और कहीं रास्ता ना भटक जाओ, कहीं घर पहचान में ना आए, तो भाई मेरे इन रंग बिरंगे फूलों को देखकर तुम पहचान सकते हो, ये एक तरीके से मेरे घर के निशान के तौर पर काम करेगा। यह रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे, और ये जो रंगीन रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ हैं इसको तुम दूर से देख सकते हो। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। क्या कह रहे हैं, मधुमक्खी और तितलियों के साथ तो पेड़ों का बहुत पुराना संबंध है, पेड़ों का संबंध चिरकाल से चला आ रहा है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं, और जो मधुमक्खियां हैं, जो तितलियां हैं, वो अकेले नहीं आती, अपने पूरे दल के साथ में आती हैं पेड़ों के फूलों को देखने के लिए। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ जो पतंगे होते हैं, कीड़े होते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में ड्रैगन फ्लाई भी कहते हैं, तो कुछ जो पतंगे होते हैं वो दिन के समय उनको ये डर होता है कि अगर बाहर निकलेंगे तो पक्षी उनको खा जाएंगे, इसीलिए वो दिन के समय पेड़ों को, पौधों को, फूलों को देखने नहीं आते हैं। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, जो पक्षी है वो उनको जैसे दिखेगा खा जाएगा। इसीलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं, इसीलिए रात का अंधेरा आने तक वो क्या रहते हैं, छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं, और शाम जैसी होती है तो इन पतंगों को बुलाने के लिए जो फूल हैं वो हर तरफ खुशबू फैला देते हैं, ताकि इस खुशबू का पीछा करते करते जो पतंगे हैं वो भी आकर एक बार पेड़ों से, फूलों से और पौधों से भेंट कर लें, मुलाकात कर लें। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। जो पेड़ हैं वो अपने फूलों में किसको बना के रखते हैं, शहद को बना के इकट्ठा करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं और जो तितलियाँ होती हैं वो बड़े ही चाव के साथ में इस रस को पीती हैं।
मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है और मधुमक्खियों के आने से जो पेड़ है इसका भी उपकार होता है, यानी कि इसका भी भला होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़े से जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े अलग करके दिए हुए हैं। जैसे कि जो शहद होता है, ठीक है, ये पेड़ों के अंदर नहीं बनता। जो फूल होते हैं फूलों के अंदर शहद नहीं बनता, फूलों के अंदर फूलों का एक रस होता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो इस रस को फूलों से लेती हैं और फिर अपने छत्ते में जाकर उस रस से क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव है। चलो, तो क्या कह रहे हैं, मधुमक्खियों के आने से जो वृक्ष हैं उनका भी भला होता है। कैसे भला होता है अभी पढ़ते हैं। तुम लोगों ने फूलों में पराग कण देखे होंगे। मधुमक्खियाँ एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता। क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने फूलों के पराग कण देखे होंगे। पराग कण, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पॉलेंस। क्या बोलते हैं, पॉलेंस बोलते हैं। ठीक है। और जब तक ये जो पॉलेंस हैं, ये जो पराग कण हैं, ये उसी पेड़ के दूसरे किसी फूल पर जाके जब तक नहीं गिरते तब तक उसके जो फूल हैं वो पकते नहीं, मतलब उनमें फल नहीं आता। ठीक है। और जो मधुमक्खियां हैं वो इन्हीं पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाने का बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इस प्रकार फूल में बीज फलता है और इसी प्रकार फूलों में क्या फलता है, बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है और जब बीज जो है वो आना शुरू होता है तो जो पेड़ होता है वो अपने जो शरीर है उसका रस किसको पिलाते हैं, बीजों को पिलाते हैं ताकि उनका पोषण हो सके। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। अब जो है अपने जीवन के लिए पेड़ को कोई मोह नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है और वो थोड़ा थोड़ा करके जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो अपनी संतान के लिए सब कुछ दे डालता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब वह बिल्कुल सूख गया है और जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब वो एकदम क्या हो गया, सूख गया। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के अंदर जो कुछ भी मौजूद था वो तो उसने किसको दे डाला, बीजों को दे डाला। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। अब पेड़ों में खुद के शरीर को उठाने की भी शक्ति नहीं बची। पहले हवा बायर करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पहले जो हवा है वो पेड़ों को छूते हुए, पेड़ों की पत्तियों को हिलाते हुए, पेड़ों को नमस्कार करते हुए आगे चल जाती थी। पत्ते हवा के संग कीड़ा करते थे और जो पत्ते हैं वो हवा के साथ में खेला करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थीं और जो छोटी छोटी डालियां हैं वो हवा की ताल पर नाचने लगती थीं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता, लेकिन अब जो सूखा हुआ पेड़ है वो हवा की मार को नहीं सह सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है और जैसे ही हवा का एक भी थपेड़ा लगता है, तेज हवा जरा भी उस पर पड़ती है तो पेड़ क्या करता है भाई, वो कांपने लग जाता है। एक एक कर कर सभी डालियां टूट पड़ती हैं और एक एक कर कर उसकी जो सारी की सारी डालियां होती हैं वो हवा के साथ में टूटने लग जाती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है और आखिर में एक दिन ऐसा आता है जब जो पेड़ है वो अपनी जड़ के साथ ही भूमि पर गिर पड़ता है, मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है और इस प्रकार अपने संतान के लिए, अपने बीजों के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राणों को न्यौछावर करके जो वृक्ष है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, वृक्ष का अंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा का पूरा हमारा पाठ। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु और इसका जो अनुवाद है वो शंकर सेन जी ने करा है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब हम लोग लेखक से परिचय यानी कि हमारे जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को कर लेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। क्या कह रहे हैं? मशहूर वैज्ञानिक, ये जो हैं जगदीश चंद्र बसु, ये एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनका जो बचपन है वो कैसे बीता है? वो बीता है प्रकृति का अवलोकन करते हुए। अवलोकन यानी कि ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी स्टडी बचपन से ही किया करते थे। पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु से इनको सदा प्रेम रहा और इसी के साथ इन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत करी। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुवृद्धि व्यक्ति थे। क्या कह रहे हैं कि भाई वो जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, विज्ञान कथा लेखन, इन सब में रुचि रखा करते थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है। इन्होंने ये चीज़ साबित करी कि जो पौधे होते हैं इनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है और इनकी एक निश्चित प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं और उनको मतलब पेड़ पौधों को अपने परिवेश मतलब वो जहाँ पे हैं उसके बारे में जानकारी होती है। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। इस तरीके से वो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने ये चीज़ सिद्ध करी, ये चीज़ साबित करी कि जो पौधे होते हैं वो भी किसी दूसरे जीव की तरह ही होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। क्या कह रहे हैं कि विज्ञान जैसे विषय को चित्रात्मक तरीके से प्रदान करने वाले ये जो जगदीश चंद्र बसु हैं, इन्होंने सबसे पहले रेडियो तरंगों द्वारा संचार स्थापित करके एक बहुत बड़ी एक साइंटिफिक खोज करी थी। रेडियो तरंगे मतलब जो रेडियो वेव्स होते नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। अच्छा, इन्होंने ये जो पाठ है ना पेड़ की बात, ये जो इनकी पूरा ये है, ये इन्होंने किस में लिखा है? ये इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा है। ठीक, और इसका जो अनुवाद है हिंदी में वो करने वाले व्यक्ति कौन है? शंकर सेन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को हल कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें आपका प्रश्न दिया होता है, उसके बाद में कुछ विकल्प दिए होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, आपको इनमें से सही विकल्प को चुनना होता है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता लग गया? क्या कह रहे हैं कि जैसे मानो पौधे को भी सारा भेद मालूम चल गया हो। तो ये लाइन कब आई थी? ये लाइन तब आई थी जब ये परीक्षण की मतलब जो लेखक हैं वो परीक्षण की बात कर रहे थे और इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जो गमला है उसको उल्टा करके लटका दिया है। ठीक है, तो हमको चलो भाई देख लेते हैं। तो पहला ही दिया है, उसे उल्टा लटकाया गया है, यही सही है। ठीक है, जो ये पहला है यही सही है। बाकी वैसे देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोग देख सकते हो, उसे किसी ने सज़ा दी नहीं, पाठ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे ने गमला रखना नहीं, ये भी नहीं है। प्रकाश ऊपर से रुको, ये हो सकता है, लेकिन नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि तब तक प्रकाश की बात नहीं की गई थी। मतलब पाठ में जब ये वाली लाइन थी तब प्रकाश की बात नहीं की गई थी, तो ये प्रकाश वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो दूसरे वाले पे आते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं? मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतुओं के दोस्त कैसे हैं? तो कैसे दोस्त हैं? पहला विकल्प क्या है? हमारे जैसे ही सांस लेते हैं। ऐसा तो पाठ में कहीं पे कुछ भी जिक्र नहीं है, तो ये हटा दो इसको।
हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे जैसे भोजन जरूर खाते हैं, लेकिन इससे वो हमारे दोस्त कैसे हुए, तो इसको भी हटा दो। हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं, ये है एकदम सही विकल्प हमारा। जो पेड़ पौधे होते हैं ये हवा को साफ करके हमारी सहायता करते हैं, तो ये है हमारा सही विकल्प। ठीक है दोस्तों, चलिए पंक्तियों पर चर्चा। तो ये जो मेरा अगला प्रश्न है इसमें आपको कुछ पंक्तियां दी होती हैं, आपको इन पंक्तियों को दोबारा से पढ़ना है और इनका जो अर्थ आपको समझ में आया है वो आपको लिखना होगा। तो दोस्तों मैंने पाठ अच्छे से समझा दिया है, तो हम लोग चलिए सीधे इन पंक्तियों को देख लेते हैं। तो पहली क्या है, पेड़ पौधे के रेसे रेसे में सूरज की किरणें आभूत हैं, ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। तो हमें इसका अर्थ लिखना होगा। तो भाई मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधे किससे पलते बढ़ते हैं, सूरज की किरणों से। ठीक है, सूरज की किरणें पेड़ पौधों पे पड़ती हैं, उसी की सहायता से वो अपना भोजन बनाते हैं, उसी की सहायता से उनको ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो पेड़ पौधों के अंदर ऊर्जा कहाँ से आई, सूरज से। फिर जब हम इन पेड़ पौधों को, इन पत्तियों को जलाते हैं तो ये भी ऊर्जा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो एक तरीके से ये ऊर्जा कौन सी हुई, सूरज की ही हुई। ठीक है ना, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। पेड़ पौधों के कण कण में सूरज की किरणों का समावेश होता है। किरणों की जगह पे आप चाहो तो ऊर्जा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ की मात्रा और ये रा की मात्रा। ऊर्जा का समावेश होता है जब पेड़ों के पत्ते और लकड़ियां को जलाया जाता है, तब जो प्रकाश और गर्मी निकलती है वह सूर्य की ऊर्जा होती है, वह सूर्य की ही ऊर्जा होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बदल लेना, बाकी सब ठीक है। चलो ख वाला क्या कह रहा है, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है, वे दलबल सहित फूल देखने आती हैं। तो भाई इसका मैंने आपको अर्थ समझाया था कि जो मधुमक्खियाँ और जो तितलियाँ होती हैं, जब फूल खिलता है तो ये फूल पर आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि फूल में से इनको मिलता है रस, और वो रस इनका भोजन होता है। और साथ ही में जो मधुमक्खी है वो रस से क्या बनाती है, शहद बनाती है। ठीक है, इस दौरान मतलब रस लेने के दौरान जो ये मधुमक्खियाँ और जो तितलियाँ होती हैं, ये एक फूल के पराग को दूसरे पे जाके क्या करती हैं, गिरा देती हैं, जिससे कि बीज भी पक जाता है। ठीक है ना, तो इसका ये रहा उत्तर। मधुमक्खी व तितलियां हमेशा पेड़ पौधों के आसपास फूलों से पराग लेने के लिए घूमते रहते हैं, जैसे यह पेड़ पौधों के बहुत पुराने मित्र हों, और जैसे ही पेड़ों के फूल खिलते हैं ये पूरे दल के साथ वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक, तो ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, मिलकर करें मिलान। तो देखिए इसको भी मैं समझा देता हूँ सीधे। इस प्रश्न के अंदर क्या है, तो भाई एक तरफ लिखा होता है हमारा वाक्यांश और दूसरी तरफ है अर्थ या संदर्भ। बहुत आसान है, आपको वाक्यांश पढ़ना है, फिर जो उसका अर्थ या संदर्भ मिल रहा है उससे मिलान कर देना है। तो चलो भाई शुरू कर देते हैं। तो बीज का ढक्कन दरक गया। तो बीज का ढक्कन क्या होता है, बीज की जो ऊपर की जो खोल होता है उसकी बात कर रहे हैं कि जो बीज का जो खोल है वो फट जाता है और उसमें से पौधा बाहर आ जाता है। तो चलो भाई पढ़ लेते हैं, कौन सा होगा, ये होगा आखिरी वाला। बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गए। तो ये हो गया इसका। ठीक है, चलो उसे अंगारक वायु कहते हैं। तो अंगारक वायु किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, तो देख लेते हैं, सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी बिल्कुल, ये हो गया इसका। ठीक, तीसरा क्या है, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेह कर डालते हैं। तो सूरज की रोशनी, सूरज के प्रकाश से पत्ते वर्षाकृत वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। हाँ, ये हो गया आपका पांचवा वाला। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। तो प्रकाश ही जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश ये हो गया आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। ठीक है,
जैसे जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, जैसे जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। तो ये आपका मिलेगा अपनी संप्रदाय और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति, हाँ ये हो गया, कि उत्पत्ति से प्रसन्न संतुष्ट। चलो आखिरी हमारा यही बचा, तो उसको ही मिला दो आप। ठीक, इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। मटमैली मिट्टी और वर्षागत वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो तो ये इसका पूरे का उत्तर हो गया। चाहो तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क्या कह रहे हैं, पाठ को फिर से पढ़ लीजिए, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये पाठ इतने अच्छे से समझा दिया है तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो सीधे उत्तर करते हैं। बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। तो भाई मैं जब आपको पाठ पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि बीज कब अंकुरित होता है, जब उसको मिट्टी मिले, मिट्टी के अंदर नमी पानी ये मिले और थोड़ी गर्मी मिले। ठीक है, यही इसका उत्तर है। बीज के अंकुरित होने में सूर्य का प्रकाश, पानी और मिट्टी का सहयोग मिलता है। देखो सूर्य का प्रकाश की जगह पे अगर आप लोग गर्मी भी लिख दोगे ना तब भी सही है। ठीक, क्योंकि देखो मिट्टी में गर्मी कहाँ से आएगी, सूर्य के प्रकाश से ही आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अगर सीधे गर्मी लिख दोगे तब भी कोई गलत नहीं होगा। ख, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो भाई पाठ में मैंने आपको समझाया कि पौधे कैसे खाना बनाते हैं। जड़ों से वो लेते हैं पानी। ठीक है, मिट्टी में जो पानी मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उसको वो जड़ों से खींचते हैं। पत्तों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल की हमारे, उसको लेते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद में सूरज की किरणें जब इनको मिलती हैं तो ये अपना खाना बनाते हैं। ठीक, तो यही है इसका उत्तर। पौधे वायु से अंगारक और मिट्टी से पानी और तत्व सोख कर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, साथ ही में एक और लाइन इसमें जोड़ सकते हो आप यहाँ पर, सूर्य की किरणें। ठीक, पौधे वायु से अंगारक, सूर्य की किरणें और मिट्टी से पानी और तत्व सोख कर अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य की किरणें भी इसमें ऐड कर लो। ठीक, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, लेख की रचना। इस लेख में एक के बाद एक विचार को लेखक ने सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है। गमले को औंधा लटकाना या मूली काट कर बोना जैसे उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविकता या व्यवहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की विशेषता है। को जैसे लेखक ने पेड़ की बात कही है वैसे ही अपने आसपास की चीज़ें देखिए और किसी एक चीज़ पर लेख लिखिए। जैसे गेहूं की बात, उसे कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या कह रहे हैं कि देखो ये जो लेखक ने लिखा है इसमें पहले तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि जो लेखक हैं वो लेख को लिखने में, अपनी बात को आपके सामने रखने में कई सारे उदाहरणों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपने तथ्यों को वास्तविकता से भी जोड़ा है। ठीक, ऐसे ही ये कह रहे हैं कि आपको भी एक लेख लिखना होगा और एक उदाहरण भी दिया है इन्होंने, गेहूं की बात। तो आपको गेहूं की बात से एक लेख लिखना है। अगर लिखना नहीं चाह रहे हो तो आप सोच भी सकते हो। ऐसे सोचो कि भाई कोई एक गेहूं का बीज है, उसका क्या सफ़र रहा होगा, वो कैसे कहाँ से गुजरा और उस बीज से आटा बन के आपके थाली में रोटी बन के कैसे आया, इस सब के बारे में सोच के आप कोई कथा बना सकते हो। ठीक है, चलो अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता होगा। तो देखो ये कह रहे हैं कि आपका जो दोस्तों का ग्रुप है
उसमें आपको क्या करना है, चर्चा करना है। किसके ऊपर? यहाँ पे एक लाइन दी है कि इस तरीके से अपने संतान के लिए जीवन देकर जो वृक्ष है वो उसका अंत हो जाता है। तो वृक्ष के अंत होने के बाद में, वृक्ष के समाप्त होने के बाद में क्या होता होगा? देखो, कहीं पे भी अगर कोई पेड़ जो है बहुत ही सूखा होकर गिर जाता है, पहली चीज़ तो जो लोग होते हैं वही उसकी लकड़ी काट के उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर उसकी लकड़ी काट कर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आप देखोगे जो पेड़ है ना वो क्या हो रहा है, वो सड़ने लग रहा है। ठीक है, और जो वो सड़ रहा है उससे उसके आसपास घास उग रही है, पेड़ उग रहे हैं। मतलब जो पेड़ होता है ना वो मरने के बाद भी प्रकृति को, हमको कुछ ना कुछ दे के जाता है। ठीक है, पेड़ जो है जब वो सूख जाता है तो सूखने के बाद भी उसका जो तना, उसकी जो जड़ें हैं वो सड़कर मिट्टी को और उपजाऊ बना देती हैं, मिट्टी को और बेहतर बना देती हैं। साथ ही में इस पेड़, सड़ते हुए पेड़ के अंदर कई सारे जीव आकर भी अपना घर बनाते हैं। ठीक है, चलो खो, पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई होगी? क्या कह रहे हैं कि पेड़ पौधों के बारे में लेखक की जो रुचि है वो कैसे जागी होगी? तो भाई हमने जब हम लेखक का परिचय पढ़ रहे थे तो उसमें एक लाइन आई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लेखक हैं उनको बचपन से ही पेड़ पौधों पर बहुत, मतलब पेड़ पौधों के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्या था, जानने में बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है ना, तो बचपन से ही अगर आपके किसी काम को लेकर रुचि जागी है तो ये क्यों जाग सकती है? आपके परिवार में ही आपको ऐसी शिक्षा दी गई होगी, है कि नहीं? तभी तो आपकी रुचि जागेगी किसी चीज़ को लेकर बचपन से, कि नहीं जागेगी? तो हो सकता है लेखक की जो रुचि है ये पेड़ पौधों के अध्ययन में इनके परिवार से जागी हो, इनके परिवार का कोई सदस्य हो जो कि इनको पेड़ पौधों के बारे में बताता हो और उसी से इनकी रुचि इस विषय में जाग गई। प्रवाह चार्ट, बीज से बीज तक की यात्रा का एक सेकेंड, क्या है ये? अच्छा ये है, ठीक है। चलिए, बीज से बीज तक की यात्रा का आरेखा पूरा कीजिए। तो बहुत आसान है, आपको बताना होगा कि बीज से बीज कैसे बना। तो देखो, पहले बीज से बना होगा, र है तो बीज से अंकुर आया। ठीक है, रुको यहाँ पे लिखा है मैंने, बीज से बना अंकुर, अंकुर से बना पौधा, पौधे में आए पत्ते और फिर आई कली। ठीक है, कली से बना फूल, फूल से आया फल और फल में निकला बीज। ठीक, तो ये पूरी बीज से बीज की हो गई यात्रा। ठीक है, चलो, अंकुरण, मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। क्या कह रहा है? मिट्टी का कोई बर्तन लो और उसमें मिट्टी भर के रख दो और उसके अंदर आप राजमा या चने के 4-5 बीज बो दो। हल्का सा पानी छिड़क दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो। 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो। अब इसमें आए परिवर्तन लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं आपको करने को कहूँगा। ठीक है, देखो, राजमा और चना ये सबके घर में मिल जाता है, तो कोई मिट्टी का बर्तन ले लो या कोई भी बर्तन ले लो जो कि आपका ख़राब पड़ा हो कहीं पर ऐसे, उसमें ना आप डाल दो मिट्टी और उसमें राजमा या फिर चने के 4-5 बीज डाल दो। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी 4-5 दिन तक थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। ठीक है, फिर उसमें जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको आप एक कॉपी पे लिखो कि भाई पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ऐसे क्या होगा कि ऐसे ना आपको पेड़ों के बारे में और भी अच्छे से जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं घर पे करने की आपको सलाह ज़रूर दूंगा। चलो, शब्दों के रूप, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। यहाँ देखो, मिट्टी की विशेषता वाले कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि मिट्टी नम होती है, भुरभुरी होती है, काली, बहुत सारे रंग होते हैं मिट्टी के। ठीक, रेतीली मिट्टी भी होती है, उपजाऊ भी होती है और चिकनी मिट्टी भी होती है। ठीक है, अब आपको ऐसे ही जैसे इमेज बनी ना, ऐसे ही आपको सूर्य, सर्दी, इनकी भी विशेषता क्या करनी होगी, बतानी होगी। जैसे कि मान लो सूर्य है, ये बीच में ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो भाई सूर्य क्या देता है, गर्मी देता है। ठीक है, सूर्य से हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। सूर्य से पेड़ पौधों सबको क्या मिलता है, जीवन मिलता है। ठीक है ना, सूर्य की सहायता से और क्या होता है, सूर्य की सहायता से जो खेती बाड़ी के जो पौधे वौधे होते हैं वो बड़े होते हैं। सूर्य की सहायता से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, ऐसे करके आप एक चार्ट टाइप का बना सकते हो।
चलो, पाठ से आगे मेरे मित्र, नीचे दी गई तालिका से प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखिए। क्या कह रहे हैं, नीचे मेरी तालिका दी हुई है, आपको इसमें इनके मतलब आपके जो भी पसंद के 3-3 नाम है वो डालने हैं। जैसे कि पहला फूल, तो आपको कौन से 3 फूल मौजूद हैं उनके नाम लिख दो। फिर पक्षी, कौन से 3 पक्षी पसंद है उसके नाम लिख दो। कौन से 3 पेड़ मौजूद कह रहा हूँ पसंद है उसके नाम लिख दो। कौन सी 3 पुस्तकें आपको पसंद है उसके नाम लिख दो। कौन से 3 खेल आपको पसंद है उसके नाम लिख दो। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, बहुत आसान। चलो, तो ये है हमारी आज की पहेली। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। इस शब्द सीढ़ी में पाठ में आए शब्द हैं, उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इस शब्द सीढ़ी में पाठ के कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको उन शब्दों को यहाँ पे भरना है और साथ ही में पाठ के अंदर जाके उनके नीचे लाइन भी खींचनी है। तो र और त, रात बन सकती है इससे। ठीक है, रा पे आकी मात्रा और ता, रात ही तो बनेगी, रात आया है ना, हाँ रात पाठ में आया है। ठीक, ऐसे ही करते करते आपको क्या करना है, ऐसे करते करते आपको शब्द बना लेने हैं, एक तरीके से जो सुडोको नहीं होता उसकी तरीके से है। चलो, खोजबीन के लिए इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जगदीश चंद्र बसु के बारे में और ज्ञान समझ सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक। देखो, अब आखिर में ना ये खोजबीन के लिए यानी कि रिसर्च के लिए आपको कुछ टॉपिक्स दे रहे हैं। ठीक, आपको इंटरनेट की मदद से इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हमारा पूरा पाठ हो गया। बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। उम्मीद करता हूँ इस पाठ को पढ़ने में समझने में आपको मज़ा आया होगा, साथ ही में पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।